में से जो ज्यादा होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। अब बताओ कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आपका बीम डिजाइन होगा। और यही चीज हम लोग को आज तक समझ में आता ही नहीं था बीटेक में और डिप्लोमा में कि हम लोग को डिजाइन ऑफ बीम, और यार बड़ा सा 7 पेज में जा रहा है। ऐसे क्यों भाई? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो विद इन 10 to 12 मिनट में डिजाइन ऑफ बीम होगा। अगर नहीं है तो फिर 45 मिनट और सिलेक्शन से बाहर। इस बात को माइंड में जाने दो और कंसोलिडेट हो जाने दो। मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इस लेक्चर का हेडिंग में ही लिख दिया हूं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजाइन ऑफ बीम। मैं आपको स्टेप्स लिमिट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग पहले बताऊंगा, फिर बाद में WSM के कोरस्पॉन्डिंग बताऊंगा। अब बड़े आराम से आप फॉलो करिएगा, आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। टेंशन लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि डिजाइन ऑफ शियर जो मैंने पढ़ाया है वो लिमिट और वर्किंग स्ट्रेस दोनों से पढ़ाया है, बॉन्ड डेवलपमेंट में भी दोनों से पढ़ाया है, और पहले दोनों से मैं पढ़ाया हूं। तो डिजाइन ऑफ बीम मतलब क्या है कि जो तीनों टॉपिक हम लोग पहले पढ़े हैं, बॉन्ड, शियर और ये वाला एनालिसिस, तीनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है डिजाइन ऑफ बीम। यही तो हमें करना है। इसलिए मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया था डिजाइन ऑफ बीम कि हमें यहां पे लेकर के आना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं इन बातों को थोड़ा सा समझाता हूं कि आपके लाइफ में वेरिएशन क्या आएंगे। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड के बारे में बात करता हूं तो कोई बोलेगा कि ये लोड है, इसके लिए बीम डिजाइन कर दो। या कोई बोलेगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूडीएल के लिए, कि W किलो न्यूटन पर मीटर है, इसके लिए जनरली इसके लिए पूछे जाएंगे। और हम लोग स्टेप्स भी यही लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना है और किन बातों से हमें घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है? ईएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, ईएस के कन्वेंशनल में, कि ये बीम है और यहां पे लोड डल रखा है, कंसंट्रेटेड लोड। तो ठीक है भाई, हमें करना क्या है? इस सेक्शन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इस सेक्शन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इस सेक्शन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। और सेक्शन क्या चेंज कर सकता है? कुछ भी चेंज कर सकता है मेरे भाई। आधा में यूडीएल डाल सकता है, आधा में एक लोड डाल सकता है, 2 लोड डाल सकता है, या ऐसे डाल सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट निकालना। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब लोडिंग कंडीशन वो कैसा भी दे दे, ये आपको टेंशन देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आपके पास लाइफ में यही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है, और ऐसा होगा तो कम से कम वो देगा 45 से 50 नंबर का क्वेश्चन देगा। अगर ऐसा दिया चाहे ऐसा दिया तो कम से कम 45 से 50, क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन चाहे ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो दोनों चीज को हमें ध्यान से रखना होगा। तो ये वेरिएशन है, तो हमें डरना नहीं है डिजाइन ऑफ बीम। अरे यार हम तो रट के आए थे, ऐसा आ गया, ऐसा मैं क्या करूं? करना क्या है भाई? इस बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, काम खत्म। उसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग शियर में जरूरत पड़ेगा, हम शियर में निकालेंगे, काम खत्म। अब बड़े ध्यान से समझना कि मैं स्टेप्स को फॉलो कर कैसे रहा हूं। जनरली आपको कभी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में सोचना होता नहीं है। ये चीज आप देखे होंगे, क्वेश्चन में ही बता देता है कि जो मेरे पास जो ग्रेड है वो FC के, मान लीजिए M20 है, M25 है, M15 भी कोई बोल दे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है कि अरे यार ये तो M20 दिया नहीं, मिनिमम तो हम M20 यूज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और बिल्कुल लाइट मोमेंट में रहना है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले स्टेप्स में लिखता हूं, हेडिंग में स्टेप्स। चलेगा कहानी अभी अच्छा खासा। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टेप फर्स्ट, डी एज्यूम्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिएगा डी एज्यूम्ड मैं लिख रहा हूं, वर्ड को ध्यान रखिएगा, L/10 फॉर लिमिट ये सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड। L/7 दोनों में लिखते जाऊंगा फॉर कैंटिलीवर। अभी आप लोग को लिखना नहीं है, साथ साथ समझते जाना है कि डी एज्यूम्ड मैंने निकाल दिया
Ly10 फॉर सिंपली सपोर्टेड, Ly7 फॉर कैंटिलीवर बीम। यहां से हमारे पास D एज्यूम्ड आ गया है, क्या हो गए, बाहर आ गए हैं दोनों के लिए। अब D एज्यूम्ड आए हैं तो यहां पे हम लोग को एक एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम क्लियर कवर। आप जनरली अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 25 और 30 मान सकते हो, मैं क्या करूंगा जनरली 30 mm मानूंगा, और डायमीटर अगर मुझे एज्यूम करना होगा तो डायमीटर जनरली हम 20 mm ही एज्यूम करेंगे। अब ये सब डाटा मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरीका होता है किसी चीज को अटेम्प्ट करने का। अगर मैं क्लियर कवर 25 करूंगा और मुझे ऐड करना होगा कहीं पे तो थोड़ा सा डिवाइड में चला जाएगा, और अगर मैं डायमीटर कुछ और ऐड करता हूं तो मान लीजिए 25 mm यूज करता हूं तो 25/2 दैट इज 12.5 प्लस 30 मतलब 42.5 प्लस D कुछ आएगा उसमें ऐड होगा। यहां पे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, 20/2 10, 30 में ऐड करना 40, तो इस तरीके से लमसम वैल्यू आता चला जाएगा, कैलकुलेशन का ज्यादा झंझट नहीं होगा। तो अगर मुझे कोई एज्यूम करने के बारे में बोलेगा तो मैं इसी तरीके से एज्यूम करूंगा और कुछ भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, टोटल डेप्थ निकालूंगा। टोटल डेप्थ क्या है, तो यहां पे क्या होगा, D एज्यूम्ड प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर बाई 2 दैट इज D, ठीक है। अब बड़े ध्यान की बात यह है कि मैं ओवरऑल डेप्थ का आधा ले लूं तो मैं यहां से B इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ बाई 2 ले लूं, 2/3 इंटू D। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली ओवरऑल डेप्थ का हम हाफ लेते हैं, कोई कोई बुक में इफेक्टिव डेप्थ का ही हाफ लिए हुए मिलेगा। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये उतना हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है कि ओवरऑल का ही लेंगे, लेकिन जनरली लेना चाहिए ओवरऑल का कि डेप्थ थोड़ा सा क्या विड्थ क्या होगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा तो सेक्शन थोड़ा सा ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, तो सेफर साइड में हम क्या हो गए, चले गए। अब यहां से B भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 में हमें टोटल डेड लोड निकालना है। टोटल डेड लोड क्या होगा, B इंटू D इंटू यूनिट वेट, और यहां से टोटल लोड हमें पता चल गया W डेड लोड प्लस W सुपर इंपोज लोड। दिस इज द लोड, मतलब किस लोड के लिए बीम डिजाइन करना है ये हमें पता चल गया है कि डेड लोड ये है और सुपर इंपोज लोड ये है। इसके लिए हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। कहानी यहां तक खत्म। अब बड़े ध्यान से देखते चले जाना है, अभी लिखना नहीं है मेरे भाई। स्टेप 3 में क्या करना है, बड़े ध्यान से, कोई रटना ही नहीं है भाई, रटोगे दिक्कत में रहो। स्टेप 3 में मुझे L इफेक्टिव निकालना है। L इफेक्टिव हम लोग अभी तक क्यों नहीं निकाले थे, उसके पीछे वजह है कि L इफेक्टिव के लिए मुझे D चाहिए होगा। मैं D क्या मानूंगा, तो D निकालूंगा तभी तो मानूंगा। तो L इफेक्टिव क्या है, L0 प्लस D और L0 प्लस W। कल मैंने समझाया था कि अगर विड्थ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप 230 mm आप मान सकते हो, और D इज द इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से क्या होगा, लेसर होगा, और ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड के लिए है। और इन दोनों में से लेसर जो है वो किसके लिए, L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2, ये किसके लिए है, कैंटिलीवर के लिए। विड्थ ऑफ सपोर्ट नहीं दिया जाए तो आप 230 mm ले सकते हो। क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि कितना लेना है तो हमें वही लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज मैं बार बार बोल रहा हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और सच में नहीं लगाना है, जो मैं बोल रहा हूं वही लगाना है। तो यहां से L इफेक्टिव आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बड़े ध्यान से देखना, हर एक चीज का एक सॉल्यूशन है। अब मुझे क्या है, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट निकालना है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड या सेल्फ लोड, लोड के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा ये,
तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर मैं अल्टीमेट निकालना चाह रहा हूं तो W 1.5 W L इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, दैट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड। और अगर कैंटिलीवर के लिए अगर यूज करूंगा तो W L स्क्वायर L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए निकाल दिया, बेंडिंग मोमेंट हमने कैंटिलीवर सेक्शन के लिए क्या कर लिया, निकाल लिया। अब ये बेंडिंग मोमेंट को बड़े ध्यान से देखना, ये बेंडिंग मोमेंट को अब तक मैंने काम सही किया है या नहीं, अब तक जो हमने डी लिया है, अब तक हमने जो बी लिया है, क्या ये सही लिया है क्या, ये हमें चेक करना है। ये हमें क्या करना है, चेक पॉइंट लगाना है कि ये क्या सही लिया क्या। अब यहां से दो मेथड है चेक करने का, समझिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, सिंपल स्टेप 5 में, कि या तो ये जो बी और डी मैंने लिया है, ये जो अभी मैंने माना है, इसका विड्थ ये है, इसका डेप्थ डी है, यहां पे ये सरिया मुझे नहीं पता क्या है, मान लीजिए ये, इस सेक्शन का अगर मुझे अल्टीमेट मोमेंट पता चल जाए कि इसका ताकत क्या है और बेंडिंग मोमेंट इसको आना कितना है, क्योंकि एमओआर अगर मैं निकालता हूं तो एमओआर क्या है, सेक्शन का ताकत है। अगर मेरा ताकत 50 किलो न्यूटन मीटर रेसिस्ट करने का है और मेरे ऊपर 42 किलो न्यूटन मीटर लोड आएगा, तो मैं तो सेफ ही हूं, मैं फेल क्यों होऊंगा, मैं नखड़ा नहीं करूंगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सेफ हूं। एक तो कंडीशन ये है कि जो हमने बीम लाया है, बनाया है, एज्यूम किया है कि उसका विड्थ बी है, डेप्थ ये है और ग्रेड दिया हुआ रहता, उसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो हम लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग एमयू लिमिट निकाल सकते हैं कि इस बीम का मैक्सिमम ताकत कितना है, एमयू लिमिट हम निकाल सकते हैं। और एमयू लिमिट मतलब सेक्शन का ताकत अगर ज्यादा हो गया है इससे, तो सेफ है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एमयू लिमिट हम लोग निकालेंगे, एमयू लिमिट। अब एमयू लिमिट क्या होगा, 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर होगा, 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर हो सकता है, या 0.133 एफसी के बीडी स्क्वायर हो सकता है। ये सब आपको बताया ही गया था कि ये 250 ग्रेड के लिए है और ये 415 के लिए है और ये 500 के लिए है। मैं लिख देता हूं ध्यान से, फॉर एफई 250, फॉर एफई 415, फॉर एफई 500। बात समझ में आया? ये तीन से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे एमयू लिमिट। बड़े ध्यान से, यहां तक सही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, एमयू लिमिट हमने निकाल लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा कंपेयर करना है कि क्या है। यहां से इफ नेक्स्ट स्टेप, या इसी में, या नेक्स्ट स्टेप लिख लो, नेक्स्ट स्टेप। स्टेप लिखते जाओगे तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, खुश होगा कि बंदा क्लियर लिखा है, नकल नहीं किया है और सब कुछ दिख रहा है साफ साफ कि हाँ एक करके लेके आया है, दिमाग से काम कर रहा है। इफ एम यू लिमिट ग्रेटर देन बी एम यू, देन सेक्शन क्या है, ओके। और इफ एम यू लिमिट लेस देन बी एम यू, सेक्शन क्या है, फेल। सेक्शन क्या है, फेल।
अब देखो यहां से फेल वाला समझ में आएगा। अगर ये फेल हुआ है तो मुझे क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बढ़ाना चाहिए होगा, ताकत उसका क्या होगा, बढ़ाना होगा। और मैं पहले ही बताया हूं कि बेंडिंग मोमेंट बढ़ाने का मतलब है कि आपको डेप्थ बढ़ाना है। तो हमें यहां से जो डेप्थ हमने लिया है डी एज्यूम्ड, मान लीजिए एक 625 लिया था, अब मुझे बढ़ाना होगा 650, 675, 700, इस तरीके से हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। फिर जब ये बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बी और डी दोनों डेड लोड बढ़ेगा, डेड लोड बढ़ेगा तो वहां पे एल इफेक्टिव का फर्क पड़ेगा, एल इफेक्टिव का फर्क पड़ेगा तो हमें कहां पे फर्क पड़ेगा, अल्टीमेट डब्ल्यू, डब्ल्यू भी फर्क पड़ेगा, एल इफेक्टिव भी चेंज होगा, तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट फिर से चेंज हुआ। और जब वो चेंज होगा तो यहां से बी और डी भी बढ़ेगा तो एमयू लिमिट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, मतलब फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ एमयू लिमिट लेस देन एमयू देन फेल, देन वी हैव टू गो for increasing in depth, increasing in considered depth या D assumed, then we have to go for increasing in assumed depth। अब depth फिर से समझाओ, D assumed मैंने बढ़ाया तो B भी बढ़ा, B बढ़ा तो ये डेड लोड बढ़ा, डेड लोड बढ़ा तो इफेक्टिव लेंथ भी बढ़ा होगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ा होगा तो टोटल मोमेंट भी बढ़ा होगा और यहां पे भी बढ़ा होगा। फिर अब जब तक ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक हम लोग आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते हैं सर। अब बात यहां पे मजे की बात यह है कि एक तो ये हुआ, दूसरा कॉन्सेप्चुअल थिंग समझो, या तो आप एग्जाम में ये चेक करोगे या तो ये चेक करोगे, दोनों में से कोई एक चेक करोगे। बहादुरी नहीं दिखाना एग्जाम में क्या हमें ले दोनों आता है तो नंबर तो उतना ही देना है, तो बहादुरी बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, तेजी से बढ़ के चले जाना है। ठीक है, तो या तो ये या तो ये। अब ये में से क्या है कि मान लेता हूं मैं कंसीडर क्या करता हूं, हम लोग पहले अभी एज्यूम्ड में क्या करते थे, एनालिसिस में क्या करते थे कि जितना ताकत है उतना ही एक्सटर्नल लोड मान लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज इक्वल टू एमयू लिमिट, हम लोगों ने दोनों को मान लिया सेम। और यहां से मान लीजिए इस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए के इंटू एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। के डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ ये वाला, मैं 3 फार्मूला नहीं लिखना चाहता हूं यार, इसीलिए मैंने के लिख दिया। ठीक है, तो 0.148 या 0.138 या 0.133 एफसी के बीडी स्क्वायर, यहां से हम लोग डी रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। समझना, यहां से जो हम लोग निकालेंगे कि इतना बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए, अब बी जो हम लोग माने हैं वही, क्योंकि मेजर रोल बी नहीं प्ले करता है, मेजर रोल डिपेंड करता है डी के ऊपर मेजर। तो हम लोग बी जो माने हुए हैं वही डाल देंगे और डी को हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो डी रिक्वायर्ड आ गया यहां से। इफ, अब देखो रिक्वायर्ड हमें चाहिए कितना और हमने माना कितना है। इफ डी रिक्वायर्ड, इफ डी रिक्वायर्ड और डी एज्यूम्ड, अगर डी रिक्वायर्ड कम है और डी एज्यूम्ड ज्यादा है, देन मामला क्या है, ओके। हमें चाहिए 400 mm, इतना बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हमें चाहिए 400 mm और मिल रहा है 450 mm, तो हमें क्या बुराई है। अरे थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल जाएगा, कोई बात नहीं। अभी मैंने समझाया कि हमें अभी अनइकोनॉमिकल के बारे में नहीं सोचना है, पहले मेरा डिजाइन सेफ हो जाए वो हमें सोचना है, और एग्जाम में फेल ना हो हमें यह सोचना है। क्योंकि जब एक बार हम बनाने के लिए सीख गए तो हम 2 बार 4 बार 5 बार ट्राई कर करके एक बार और छोटा सेक्शन करेंगे, और छोटा सेक्शन करेंगे, और छोटा सेक्शन करेंगे, जहां पे पूरा मिनिमम डेप्थ पे, मिनिमम विड्थ पे, जहां पे सब कुछ जस्टिफाइड कर जाएगा, दैट इज इकोनॉमिकल सेक्शन। हमें उसके लिए सोचना नहीं है। और इफ डी रिक्वायर्ड ग्रेटर देन डी एज्यूम्ड, देन सेक्शन
फेल। रिक्वायर्ड हमें चाहिए 500 रुपया और मुझे कोई दे रहा है 300 रुपया, तो मेरा काम होगा क्या? नहीं होगा, सेक्शन फेल। मेरा वो 300 रुपया कोई काम नहीं, बर्बाद भी हो जाएगा, काम भी नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, ये मेजर चीजें यहीं पे हैं और ये सब में कोई दम है नहीं। देखो, अगर एक बार दिमाग लगाओगे तो विद इन 5 मिनट, 3 to 5 मिनट यहां तक आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो या तो हम वो कर लें या तो हम ये कर लें। जब मैं डिजाइन करवाऊंगा तो समझाने के लिए दोनों तरीके से आपको सोल्व करके बताऊंगा कि क्या है। अब यहां तक अगर ये हो गया, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बुक वाले और कोई भी और भी देखोगे अलग अलग जगह पे सॉल्यूशन, कि जब फेल हो जाएंगे तो यहां से मिनिमम वाला डेप्थ को लेके आगे बढ़ जाते हैं। वो बात भी सही है, बढ़ना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हमेशा जो करता आया हूं, अगर ये मेरा सेफ है तो मैं इसी को गो अहेड करूंगा, हमेशा मैं उसी को सेक्शन मान करके डिजाइन करता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये डिपेंड कर रहा है, ये मान लीजिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसी को लेकर के डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अगर इन्हीं पे डिजाइन कर दूं, एमयू लिमिट पे डिजाइन कर दूं, तो मैं भी तो गलत नहीं हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि एमयू लिमिट से ज्यादा अच्छा अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ये जरूर है। तो हम बाद में अंडर एनफोर्समेंट के कारण हम सरिया निकाल देंगे, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हम क्रिटिकल सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, हमारा सेक्शन तो सही है ना। तो ये सब स्पीड को इंक्रीज करेगा, दिमाग नहीं लगाना। ये सब कंट्राडिक्ट जनरेट होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज कि सर स्मॉल डी एज्यूम्ड करें कि कैपिटल डी। अरे भैया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम माने हैं, अंदाजा लिए हैं। कोई यहां पे 10 के जगह 12 करेगा, कोई 15 करेगा, तो मैं भी गलत नहीं हूं ना वो गलत है। लेकिन 10 और 15 और 12 करने से हमने तो डी को क्या किया है, बढ़ाया है। तो सेक्शन का फेल होने की जो टेंडेंसी है वो हमारे सेक्शन में कम है और उसके सेक्शन में ज्यादा है, तो फेल हो सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा कंजूसी वर्ड यूज कर रहा हूं कि डेप्थ अगर 675 आए तो मैं 700 मान लूंगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 675 है तो मैं तो 680 मानूंगा, फिर उसके लिए डिजाइन करूंगा। और 2-4 mm के लिए अगर फेल हो गया तो फिर मेहनत कितना लगेगा, डबल लगेगा। तो मैं कंजूसी नहीं करूंगा डिजाइन में, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन लेकर के। मेथड को समझो, ये है। यहां तक हो गया है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा स्टेप था, 6th स्टेप था। अब हमें क्या करना है, यहां पे मैं मिटा दे रहा हूं। 6th स्टेप के बाद मैं 7th स्टेप में आता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कहानी हो जाएगा। सेवेंथ स्टेप, स्टेप 7, इसी को यूज कर लेता हूं। स्टेप 7 में मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब एरिया ऑफ स्टील मतलब क्या, MOR लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU। MOR लिमिट, लिमिटिंग के लिए सरिया निकालना चाहते हो आप, तो यहां पे XU लिमिट पुट कर देना। तो यहां से AST लिमिट, मैं दोनों मेथड बता देता हूं, कुछ अंडर एनफोर्समेंट वाला भी। और अगर मुझे यहां से बेंडिंग मोमेंट, ये वाला बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट या MOR लिमिट दोनों बराबर हो जाए, मान ले जाता हूं, तो यहां से XU डालोगे तो XU एक्चुअल वाला सरिया आएगा। क्या आएगा, एक्चुअल वाला। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डाल दो या ये डाल दो, हम किसी के लिए कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। या यही MOR के लिए, लिमिटिंग के लिए यहां पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डाल दोगे तो ये जो एरिया आएगा वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का आ जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात यहां से नहीं है। मान लीजिए AST हमने यहां से लेके आ गए कि क्या है,
डिपेंड करता है आपके ऊपर। टाइम है तो अंडर एनफोर्समेंट वाला, नहीं है तो क्रिटिकल लिमिटिंग लेकर के चल लो, कोई गलती नहीं कह सकता है। ठीक है, यहां से AST आ गया। अब यहां से फिर मैं चेक फॉर नेक्स्ट, इसी में चेक फॉर AST बताऊंगा। दिस इज फॉर AST रिक्वायर्ड, कि इतना मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए इतना स्टील चाहिए। चेक फॉर AST रिक्वायर्ड क्या है? चेक फॉर AST रिक्वायर्ड। मैं क्या निकालूंगा? AST मिनिमम निकालूंगा, डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। यहां से क्या आएगा? AST मिनिमम आ जाएगा। B पता, D पता, FY पता, सब पता। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? AST मैक्सिमम निकालूंगा, दैट इज 0.04 B इंटू D। फिर मैं क्या करूंगा? इफ AST मिनिमम पता, AST मैक्सिमम पता, AST रिक्वायर्ड पता, इफ AST मिनिमम ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड लेस देन AST मैक्स, देन मामला क्या है? ओके। मतलब क्या? कम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। AST रिक्वायर्ड, मामला खत्म। क्या हो गया? मामला आपका खत्म। तो यहां तक अगर कभी एग्जाम में 15 नंबर का आए डिजाइन ऑफ बीम, तो आपको यहीं तक करना है, और इसी में AST में नंबर ऑफ बार दिखा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ऑफ बार कैसे निकालोगे? AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डाया स्क्वायर, दैट इज नंबर ऑफ बार। ये सब तो पहले ही बता चुका हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहां तक 15 नंबर तक क्वेश्चन आता है, तो यहां तक आप निकालोगे। कोई कोई बुक में तो 20 नंबर तक यहीं पे सोल्व कर देते हैं, यहीं तक कि मामला हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? अभी सीखने के लिए टेंडेंसी से हम लेक्चर बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इसके बाद चेक फॉर शियर रेनफोर्समेंट में जाना है कि चेक फॉर शियर सही है कि नहीं है। देखो, अब ये ऑफलाइन में मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। चेक फॉर शियर का मतलब शियर का पूरा स्टेप्स लिख दो, ठीक है? तो ये हमें निकालना है। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, 4-5 मिनट लगेंगे उसको कोई समझाने में, आपका रिमाइंड हो जाएगा फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको मैं फुल फ्लेज में अब खत्म करता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं, 8th स्टेप, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या है। तो 15 से 20 नंबर के बीच में कभी एग्जाम में क्वेश्चन है, तो यहीं तक आप निकाल दीजिएगा, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उससे नंबर ज्यादा है तो आपको चेक फॉर शियर और चेक फॉर ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर, और यहां पे स्टेप 8। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? टू डिटरमाइन टाउ वी, टाउ वी इक्वल्स टू वी यू अपॉन BD। अब VU सिंपली सपोर्टेड के लिए निकाल लोगे या कैंटिलीवर, दोनों के लिए क्या है निकाल लोगे? ये LSM में टाउ वी लेस देन होना चाहिए किससे? टाउ सी मैक्स से, देन क्या है? ओके, अदरवाइज सेक्शन मस्ट बी चेंज्ड। जनरली कभी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद स्टेप 9 में आप क्या करते हो? स्टेप 9 में आप क्या करते हो? टाउ सी निकालने की कोशिश करते हो। यह डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज AST सरिया रेनफोर्समेंट के परसेंटेज के ऊपर। ये दोनों के करस्पॉन्डिंग आप टाउ सी का वैल्यू निकाल के लेके आओगे, और मैं बहुत डिटेल से इस पे बात किया हूं कि टाउ सी का वैल्यू कैसे निकाल के लेके आओगे। क्वेश्चन आराम से दे दिया जाएगा डिटेल। नेक्स्ट स्टेप 10, क्या करोगे? कंपेयर करोगे टाउ वी और टाउ सी। तो इफ कंपेयर करोगे, इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी, देन ओनली मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट
प्रोवाइडेड। सही है, सही है। अब मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ASV B इंटू SV1 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। अब तुम्हारे लाइफ में एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन है। कई बार ये वाला, और मैं लिखता हूं, बताता हूं मैं, AST डिवाइडेड बाई B इंटू D इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में लाइफ में कभी ना कभी कंफ्यूजन होगा, तो बड़े ध्यान से इसको देखना। ASV और BSV, ASV का मतलब स्पेसिंग निकालने के लिए, तो स्टीरप्स के लिए है। BD परसेंटेज स्टील रेनफोर्समेंट यहां के लिए है, और मैं इससे ज्यादा कुछ इसके लिए बता नहीं सकता हूं। तो कंफ्यूजन फार्मूला का इंट्रोडक्शन है जो यहां पे यूज हो रहा है। यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ASV। यहां पे आप एज्यूम करते हो कि 2 लेग्ड स्ट्रक्चर है, 6 mm या 8 mm डाया यूज कर रहा हूं, 8 mm डाया यूज कर रहा हूं। तो SB1 निकाल लोगे यहां से SB1 निकाल के ले आओ। और इफ मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है, ये भी आप समझ ही गए होगे कि क्या हो सकता है। अगर मुझे दिमाग नहीं लगाना है, वर्टिकल 0.75D और 300 mm और SV1 में से, इन तीनों में से जो लेसर है वो। और अगर केस ऐसा है, इफ टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी, तो ये तो आप करोगे ही करोगे। एडिशनल क्या होगा, VUS इज इक्वल टू टाउ भी माइनस टाउ सी B इंटू डी इज इक्वल टू D अपॉन SV2 इंटू 0.87 FY इंटू FY क्या, स्टीरप्स का ASV। यहां से आप क्या करोगे, SV2 निकाल के ले आओ। तो अब ये दोनों का मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं शियर में, कि अगर हमें एक ही स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, तीन चारों में से जो छोटा है वो पूरे के पूरे बीम में प्रोवाइड कर दो, या आपको बच के करना है, सरिया बचाना है थोड़ा सा, तो जहां मिनिमम शियर एनफोर्समेंट है, जहां पे शियर कम है, मतलब सेंटर पे, वहां पे ये स्पेसिंग प्रोवाइड करा दो, और बाद वाले जोन में SV2 यहां से प्रोवाइड करा दो। और ये कितना होगा ये आपको भी पता है, कितना होता है, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर डिस्टेंस पे होता है। या तो फिर टाउ सी से VC निकाल दो, और VC के पीछे जितना होगा, ये स्पेसिंग इन चारों में से जो छोटा है वो, दैट इज चेक फॉर शियर। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो 10 स्टेप हो गए। उसके बाद चेक फॉर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ। अब चेक फॉर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ का मतलब LD लेस देन, अब देखना पड़ेगा, सिंपली सपोर्टेड सिंपल है तो ये प्लस L0। LD का वैल्यू क्या है, 0.87 FY इंटू डाया डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। टाउ BD का वैल्यू डिपेंड करता है कि H/SD होगा तो 60% इंक्रीज होगा, और अगर कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो जनरली हम लोग टेंशन के लिए बात करते हैं, तो ये हम लोग नहीं ले पाएंगे। और अगर कंप्रेशन में यूज हो रहा है तो 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां से हम लोग क्या करें, M1 जो आपके पास MOR वाला सेक्शन था, तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट वाला, या MOR लिमिट से अगर आगे बढ़े हो तो MOR लिमिट, और V शियर फोर्स, अगर ये ही बड़ा हो गया तो मुझे ये देने की जरूरत है ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो आपको सरिया को क्या करना होगा, एनकरेज करना होगा, देन आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। दिस इज फॉर इट। लास्ट में दिखाना है तो चेक फॉर, तो ये स्टेप कितना है, 11, 11 लिख लो या 12 लिख लो। चेक फॉर, लास्ट में मैं लिखना चाह रहा हूं चेक फॉर डिफ्लेक्शन, कि L/D जो है
ये कितना आ रहा है ये आपको जस्टिफाइड करना होगा, और ये LY 350 और 20 mm से लेसर है कि नहीं ये आपको जस्टिफाइड करना होगा। ये नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहला डेप्थ ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन किए हैं, तो कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। ये डिजाइन का स्टेप्स है लिमिट स्टेट मेथड से। देखो मैंने WSM का कहीं पे नाम नहीं लिया। अब अगर WSM से करना चाहते हो तो मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे, मैं WSM का भी स्टेप्स लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। तो मैं नेक्स्ट इसको अच्छे से देख लिए। अब मैं फिर दोबारा कॉन्सेप्ट तो समझाना है नहीं, तो मुझे स्टेप्स लिखना है तो मैं स्टेप्स लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही स्टेप्स है, MOR के जगह वो चीज यूज करोगे, कहानी खत्म। Steps involve design of beam किससे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। राइटिंग थोड़ा कम बन रहा है, कोई बात नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज ज्यादा इसको लेक्चर को बनाया हूं। स्टेप फर्स्ट, क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर महाशय जी? स्टेप 1, WSM दिख रहा है ना, मैं फिर से लिख देता हूं WSM। कंप्यूटर मास्टर जी को दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, लीजिए जी, आप ही खुश रहिए। स्टेप 1 क्या निकालना है? D एज्यूम्ड। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, वही 10 सिंपली सपोर्टेड के लिए, LY7 कैंटिलीवर के लिए। इसमें तो दोनों के लिए सेम। यहां से आ गया D एज्यूम्ड, वाह बाहर। एज्यूम क्या करना है? फिर से वही क्लियर कवर 30 mm और डायमीटर 20 mm। मैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं बताया। यहां से ओवरऑल डेप्थ आएंगे D एज्यूम्ड प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, टोटल डेड लोड B इंटू D इंटू यूनिट वेट। तो टोटल लोड क्या होगा? टोटल डेड लोड प्लस टोटल सुपर इम्पोज लोड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 3, L इफेक्टिव। सिंपली सपोर्टेड के लिए L0 प्लस D और L0 प्लस W, विच एवर इज लेसर। ये किसके लिए है? सिंपली सपोर्टेड के लिए। कैंटिलीवर के लिए होगा तो L0 प्लस D बाई 2 और L0 प्लस W बाई 2, मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। और इसके बाद स्टेप 4, यहां से WSM का कारनामा समझ में आएगा। बेंडिंग मोमेंट 1.5 नहीं आएगा, टोटल लोड इनटू L इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8। किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड और UDL के लिए। W इंटू किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट ये और ये। इसके बाद मुझे क्या निकालना है? बेंडिंग MOR क्रिटिकल। MOR क्रिटिकल, तो MOR क्रिटिकल का मतलब क्या है?
MOR क्रिटिकल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? QBD स्क्वायर। Q इज इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू सिग्मा CVC K इंटू J। तो ग्रेड व्रेड दिया रहेगा, उससे सिग्मा CVC K इंटू J हम लोग ले आएंगे। तो यहां से MOR को बराबर कर लेना है, या MOR निकाल करके फिर से मामला हम लोग निकाल लेंगे। और इफ MORC क्रिटिकल जो है वो बड़ा हो गया है बेंडिंग मोमेंट से, देन क्या है? ओके। या तो फिर दूसरा मेथड मैंने क्या समझाया कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू MOR क्रिटिकल इज इक्वल टू QBD स्क्वायर। यहां से ये पता है, दोनों को बराबर कर दो, Q पता चल जाएगा, B जो आपने यहां से माना है, सॉरी यहां से का स्टेप चला गया, D इज इक्वल टू हाफ, B इज इक्वल टू D बाई 2। तो यहां से B, D यहां से D एज्यूम्ड, रिक्वायर्ड हम लोग निकाल लेंगे। D रिक्वायर्ड क्या है? आ गया। इफ D रिक्वायर्ड लेस देन D एज्यूम्ड, मामला क्या है? ओके। इफ D रिक्वायर्ड लेस देन D एज्यूम्ड, मामला क्या है? ओके। मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा हमने मान रखा है, तो मामला क्या है? सही है। तो D रिक्वायर्ड यहां पे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी हो, कितना है स्टेप भूल जाता हूं यार, 4 है, और ये स्टेप 5 है, और ये चेक हो जाएगा स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है? MOR चेक हो गया, डेप्थ चेक हो गया, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? AST चाहिए, तो एरिया ऑफ स्टील। तो MOR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू D माइनस XA बाई 3 या XC बाई 3। XC मतलब क्रिटिकल या ये वाला, दोनों में से कुछ भी। यहां से AST रिक्वायर्ड आ गया है। चेक कर लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का भी कंडीशन वही। इफ AST मिनिमम हम लोग निकालेंगे B इंटू D इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। यहां से AST मिनिमम हम लोगों ने निकाल लिया, और AST में हट जाता हूं मैं, जितेंद्र जी परेशान हो जाते हैं। AST मैक्स इज इक्वल टू 0.04 B इंटू D। तो AST मैक्सिमम और AST मिनिमम और AST रिक्वायर्ड हमने निकाल के लाया। इफ AST मिनिमम छोटा AST रिक्वायर्ड AST मैक्स, मामला क्या है? ओके। मामला क्या है? ओके। तो मेजर काम यही तक करना है। फिर चेक फॉर शियर एनफोर्समेंट, चेक फॉर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ, मैं वो भी कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं सर, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं। क्या 6 हो गया है, 7 में जाता हूं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? चेक फॉर डिजाइन ऑफ शियर, चेक फॉर शियर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक फॉर शियर। नेक्स्ट स्टेप 7 क्या? टाउ V अपॉन B इंटू D, WSM में VU नहीं होता है। टाउ V लेस देन टाउ C मैक्स
ये टाउ सी मैक्स WSM का टेबल, देन ओके। स्टेप 7, टेबल आपको ध्यान से देखना होगा WSM का। टाउ सी व्हाट, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड तो अभी भी उसी के ऊपर, परसेंटेज AST अपॉन BD के ऊपर, दोनों को WSM का टेबल। फिर से वही क्राइटेरिया है। नेक्स्ट स्टेप, इफ टाउ V लेस देन टाउ C, ओनली मिनिमम शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? ASV, इसमें तो कोई चेंजिंग, V इंटू SV1 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। फिर से वही 2 लेग्ड मान लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है। डायमीटर 6 मान लीजिए और 8 mm जो भी मानना है, यहां से SV1 वाट। मैक्सिमम स्पेसिंग अभी भी दोबारा लिखवा रहे हो, अच्छा लग रहा ना तुम लोग को? मैक्सिमम स्पेसिंग 0.75 D 300 mm और SV1 दैट इज लेसर। इफ स्टेप कौन सा बढ़ाता हूं हम लोग? स्टेप 10, इफ टाउ V ग्रेटर देन टाउ C, देन शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड VS। U नहीं लिखते हैं, VS अल्टीमेट नहीं लिखते हैं। VS इज इक्वल टू टाउ V माइनस टाउ C, टेबल से टाउ C, B इंटू D। यहां पे D तो वही SV1 इंटू सिग्मा ST इंटू ASV, यहां से SV1 बार। अब फिर से कॉन्सेप्ट क्या है शियर का? वही है कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म। एक स्टेप और बचा है, उसको खत्म कर देते हैं, कहानी खत्म। तो आपकी मर्जी LSM से या WSM से, लेकिन एग्जाम में जो आएंगे अब जनरली वो क्या आएंगे? WSM से नहीं आएंगे, LSM से आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक फॉर बॉन्ड। बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ LD सिंपली सपोर्टेड के लिए क्लियर है। LD क्या होगा? सिग्मा ST इंटू डाया डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। ये टेबल जो आएगा किसका? टाउ BD का आएगा। V जो है वो शियर का है वैल्यू, अल्टीमेट नहीं है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाइड नहीं है। तो ये रहा आपका डिजाइन का कंप्लीशन। डिजाइन का कंप्लीशन ये रहा स्टेप्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। जिनके पास अकल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्टेप में पुट करते जाओगे, आंसर आता जाएगा, पुट करते जाओगे, क्योंकि इतना क्लियर स्टेप्स लिखा हुआ है। इतना क्लियर समझ में ही नहीं आता है बीटेक में कि हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करें तो करें कैसे। ठीक है, मामला सही है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच।